चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। मनुष्य के पास अगर धन नहीं है तो फिर वो हर जगह अपमानित होता है, दुखी होता है, सुख की अभावग्रस्त जिंदगी जीने के कारण कभी कभी तो आत्महत्या तक करने की नौबत कर लेता है। बृहद पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार हम आपको बताएंगे चार्ट दे करके, और ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है, प्रत्येक ज्योतिषी के लिए भी जरूरी है। और इन सूत्रों को आप कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो क्या देखना है, कैसे देखना है, इसके बारे में धन की अवस्था को 3 डिपार्टमेंट में हम बांटते हैं। नंबर 1, धन आएगा या नहीं आएगा, अर्थात धन लाभ होगा या नहीं होगा। नंबर 1 हो गया। नंबर 2, जीवन में धन की हानि कितनी है, कैसी है। नंबर 3, एक तो होता है खर्च। अब जिंदगी में खर्च किस भांति से होगा, यह विषय। तो 3 खंड इसके आपको समझने हैं, और ये तीनों खंड बड़े आसानी के साथ आप समझ लेंगे। तो इसके लिए आइए हम लेते हैं एक चार्ट, और चार्ट के माध्यम से समझते हैं बृहद पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार ऋषि पाराशर का क्या कहना है। बिल्कुल यह वीडियो मिस मत करिएगा। मैं पहले भी आपको जो वीडियो देता हूं वो बहुत ही गहराई से माप करके, पूरी तरह से अध्ययन करके आपको सूत्र देता हूं। तो आइए हम इन सूत्रों को भी समझते हैं। जन्म कुंडली में लग्न से ठीक दूसरा घर धन होता है, लग्न से ठीक 12वां घर व्यय भाव होता है। और धन की हानि किन किन अवस्थाओं में होती है, बस इन्हीं 3 सूत्रों को हम लेकर के चलेंगे छोटे से वीडियो में, आपको समझना ठीक है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक चार्ट ले लिए हैं। अब इस चार्ट में आप देखिए, ये मेष लग्न है। मेष लग्न का स्वामी मंगल होता है, वृश्चिक लग्न का स्वामी भी मंगल होता है। यहां ठीक धन भाव दूसरे स्थान जहां 2 लिखा हुआ है, इसको कहते हैं धन भाव। और यहां के मुताबिक दूसरे घर का जो स्वामित्व है वो इस समय शुक्र के पास है, सप्तम और दूसरे घर का। अब ये धनेश बन गया शुक्र। पाराशर ऋषि कहते हैं धनेश अगर द्वितीय भाव में हो अथवा केंद्र त्रिकोण में हो। केंद्र क्या है? लग्न को केंद्र भी कहा गया है, चौथे को, 7वें को, 10वें को केंद्र कहा गया है, लग्न को मूल त्रिकोण भी कहा गया है। ठीक है। अब अगर धनेश केंद्र त्रिकोण में हो, चाहे लग्न में, चाहे पंचम में, चाहे 9वें में, ये हो गया त्रिकोण। और केंद्र 7, 4, 10, अगर धनेश यहां पर बैठा है तो ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होगी, धन वृद्धि कारक बनता है। हां, यदि धनेश यानी जैसे यहां पर शुक्र है 6ठे, 8वें, 12वें में बैठ जाए। अब आपके जन्म कुंडली में कोई भी धनेश हो सकता है, चूंकि हमने यहां आपको एक उदाहरण के लिए चार्ट लिया हुआ है वो दे रहा हूं। तो धनेश यहां पर शुक्र है। अगर ये 6ठे जहां 6 लिखा हुआ है, 8वें जहां 8 लिखा हुआ है और 12वें में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन हानिप्रद होता है। अब दूसरी भी बात लीजिए, ये सूत्र लीजिए। अगर धन भावेश बृहस्पति हो जाए, चूंकि यहां शुक्र है, धन भावेश बृहस्पति कब होगा? जब वृश्चिक लग्न होगा या कुंभ लग्न होगा। तो वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न वालों का धन भावेश हो जाएगा बृहस्पति। तो यदि बृहस्पति हो जाए धन भावेश, तो गुरु द्वितीय भाव में ही बैठा हो, ऐसी अवस्था में साथ ही मंगल बैठा हो, तो ऐसा मनुष्य विशिष्ट धनवान होता है, क्योंकि एक तो लग्नेश हो जाएगा और दूसरा धनेश, बृहस्पति वृश्चिक लग्न में। तो ऐसे व्यक्ति के पास धन
अपरिमित मात्रा में होगा। पॉइंट नंबर 3, धनेश यानी कि दूसरे घर का स्वामी अगर 11वें घर में बैठ जाए और लाभेश धन भाव में चला जाए, परिवर्तन हो जाए, 11वें भाव का स्वामी धन भाव में आ जाए और धन भाव का स्वामी 11वें भाव में आ जाए, अथवा ये दोनों ग्रह केंद्र त्रिकोण में चले जाएं, लग्न 7, 4, 10 या 5, 9, ये त्रिकोण है, केंद्र अथवा त्रिकोण में दोनों ग्रह चले जाएं तो ऐसे व्यक्ति के पास धन का मूल्य होता है और ऐसा व्यक्ति धनवान होता है। पॉइंट नंबर 4, अगर धनेश लग्न में ही बैठा हो तो लाभेश यानी कि 11वें भाव का स्वामी धनेश लग्न में हो और लाभेश धनेश से लग्न में, पंचम में या नवम में बैठा हो, साथ ही गुरु या शुक्र की दृष्टि हो, तो ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होती। ये हो गया धन लाभ का योग। अब धन हानि का योग जरा देख लीजिए। यदि धनेश दूसरे भाव का स्वामी 6ठे भाव में लाभेश के साथ बैठा हो, यानी लाभेश भी और धनेश भी 6ठे भाव में बैठा हो और धन एवं लाभ 11वां और दूसरा घर इस भाव में पाप ग्रह बैठे हों, तो ऐसी अवस्था में धन नहीं होता। दूसरी बात, इन स्थानों पे यानी कि लाभ और धन भाव पे पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो भी मनुष्य निर्धन होता है। नंबर 2, धनहानि के योग। यदि धनेश और लाभेश 6ठे, 8वें, 12वें में स्थित हो और मंगल 11वें स्थान में बैठा हो और राहु द्वितीय स्थान में हो, तो ऐसे व्यक्ति को राजा के दंड के कारण धन हानि होती है। राजदंड के कारण उसको पैसा का नुकसान होता है। ठीक है, धन व्यय का विचार भी कर लेते हैं। ये तो हो गया धन लाभ और धन हानि तथा अब धन का व्यय। कितना खर्च करते हैं, आपके जन्म कुंडली में खर्चीलापन कैसा है, इस पर विचार कर लीजिए। तो हमारे पास तो यहाँ चार्ट मेष लग्न का ही है ना, इस मेष लग्न के द्वारा ही हम उदाहरण दे रहे हैं। आपके जन्म कुंडली में कोई भी लग्न हो सकता है। अगर एकादश स्थान यानी 11वें घर में, आमदनी का घर कहा गया 11वें घर को, वहां बृहस्पति एवं धन स्थान में शुक्र तथा धनेश किसी शुभ ग्रह के साथ हो एवं व्यय भाव में शुभ ग्रह हो, तो मनुष्य का धन यज्ञ कर्म, अच्छे कर्म, दान धर्म आदि में, धार्मिक कार्यों में खर्च होता है। यदि धनेश अपने परम उच्च या उच्च में हो, धन का स्वामी परम उच्च में हो तथा उसे बृहस्पति देखता हो, तो मनुष्य परोपकार में खर्च करता है, विख्यात होता है। ऐसा व्यक्ति समाज सेवी हो जाता है, बहुत लोगों का पोषक बन जाता है। ऐसे ही लोग जमाने में, संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। यदि धनेश शुभ ग्रह से युक्त होकर के पारावतांश आदि में हो, अर्थात 10 वर्ग बली हो, तो सोच लो उसके घर में सब संपत्तियां स्वयं ही चल करके आ जाती हैं। ऐसा हमारे ऋषि पराशर का मत है। तो ये वीडियो छोटा सा है और इस छोटे से वीडियो में आपको जान करके अनुभव कुछ मिला या नहीं, मैं जरूर बताएं। अगले विभाग में हम पुनः और कोई वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक विदा लेते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।